मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं रेखा गणित का बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि गणित की ऐसी शाखा है कि विद्यार्थी लोग जब इसको करते हैं रेखा गणित को, तो उनका इंटरेस्ट कम रहता है। कारण यही है कि कहीं न कहीं बेसिक चीज़ों की जानकारी कम होने के कारण उनका इंटरेस्ट इस गणित की शाखा में कम होता है। तो इसी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम रेखा गणित की बेसिक चीज़ों पे फोकस करने जा रहे हैं और कंटिन्यू इसकी क्लास भी देंगे। तो शुरुआत करते हैं रेखा गणित के बिंदु से। पहला पॉइंट हम बिंदु लिए। बिंदु के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई नहीं होती है। और बिंदु दिस इज बिंदु, ये एक बिंदु है, इस तरह से बता सकते हैं। आगे पॉइंट निकल के आता है रेखा। रेखा के बारे में इस तरह से बता सकते हैं कि कई बिंदुओं पे इसको फोकस कर सकते हैं कि रेखा सीधी होती है, दूसरा पॉइंट रेखा को बाएं एवं दाएं दोनों तरफ अनंत तक फैला सकते हैं, अनंत तक विस्तार कर सकते हैं। तीसरा, इसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं। इस चिन्ह से रेखा को दर्शाते हैं। मीन्स हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस तरह से एक सीधी लाइन खींचती है और इधर भी एरो लगाते हैं और इधर भी एरो लगाते हैं। मीन्स इसमें देखिए हर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सीधी है। तो रेखाओं को बाएं, लेफ्ट और राइट दोनों दिशाओं में अनंत तक फैला सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, अंत बिंदु नहीं है। और इसको इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अगर इसका नाम हम यल दें तो यहाँ पे इसके नीचे अगर हम यल लिखते हैं तो इसको पढ़ेंगे रेखा यल। अब रेखा कई तरह की होती हैं, छोटी छोटी 2-3 रेखाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संगामी रेखा। अब इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु से बहुत सारी रेखा गुजर रही है। जैसे ये उभयनिष्ठ बिंदु हुआ, यहीं से ये भी रेखा जा रही है, यहीं से ये भी रेखा आ रही है, यहीं से ये भी रेखा आ रही है। देख रहे हैं बहुत सारी रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रतिच्छेद कर रही हैं। देख रहे हैं L1, L2, L3, L4, इस तरह से रेखाओं का नाम दें तो बहुत सारी यहाँ पे रेखाएं हैं। तो सीधा सीधा डिफिनेशन मिल रहा है इसका कि एक उभयनिष्ठ बिंदु जिससे होके बहुत सारी रेखाएं खींची जाती हैं, तो इस प्रकार की रेखा जो होती है वो संगामी रेखा कहलाती हैं। और इसके आगे चलते हैं, तिर्यक रेखा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जैसे सपोज दैट, जैसे एक रेखा ये जा रही है और दूसरी रेखा किसको कट कर रही है, या एक रेखा ऐसी, ये 2 रेखा जा रही हैं, तीसरी इसको कट कर रही है।
तो इस प्रकार की रेखाएं जो होती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। तो इसका डेफिनेशन ऐसे बता सकते हैं कि ऐसी रेखाएं जो किसी न किसी बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इस प्रकार की रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो किसी न किसी बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए ये रेखा है, इस पे प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे ये मान लीजिए दो समांतर रेखा है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेदी रेखा है। अब इसके आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे समांतर रेखा के बारे में। समांतर रेखा। अब इस समांतर रेखा के डेफिनेशन बड़ा इजी है। समांतर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम अधन अंतर। ये बना है सम अधन अंतर, और सम का अर्थ है, सम का अर्थ है समान, और अंतर का अर्थ है दूरी। मीन्स इसको जैसे रेल की पटरी होती है, उन पटरी के उदाहरण से इस रेखा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए एक रेखा मान के लिए ये है, इस रेखा का नाम यल देते हैं, और एक रेखा ये है और इस रेखा का नाम हम यम देते हैं। अब इसमें देखिए इन दोनों शब्दों से इसकी परिभाषा कंप्लीट हो रही है। सम धन अंतर, समान हो और समान अंतर हो, मतलब दो रेखाओं के बीच, जैसे रेखा यल है, रेखा यम है, इन दोनों रेखाओं के मध्य में, बीच में कहीं भी आप देखें, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ देखें, अगर यह दूरियां सब, मान लीजिए दूरी ए बी है, सी डी है, ई एफ है और ये जी एच है, तो यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी कि ए बी की दूरी जो है बराबर होगी सी डी बराबर ई एफ और ई एफ बराबर जी एस। मीन्स समांतर रेखा को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब दो रेखाओं के मध्य कहीं भी आप नापे तो इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। अगर यहाँ 3 मीटर है तो यहाँ भी 3 मीटर होगा, यहाँ भी 3 मीटर होगा और यहाँ भी 3 ही मीटर होगा, कहीं भी कम ज्यादा नहीं होगा। और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि समांतर रेखाएं जो होती हैं, समांतर रेखाओं को कितनी भी आप फैलाइए, कितना भी इनका विस्तार करिए लेफ्ट टू राइट, कहीं पर भी एक दूसरे से ये मिलती नहीं है, एक दूसरे से को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कारण समझ में आ गया है, क्योंकि समान दूरी से जब जा रही हैं तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसको थोड़ा सा और समझे, जैसे एक रेखा यल है और रेखा यम है, ये दोनों समांतर हैं, तो इसको देखे समझे, जैसे इसको हम रेखा यल किए और इसको यहाँ पे रेखा यम। अब ये दोनों समांतर हैं तो समांतर को दो खड़ी लाइन से दर्शाया जाता है। अगर ये दो खड़ी लाइन है तो इसको समांतर पढ़ेंगे। समांतर मतलब रेखा यल समांतर रेखा यम, इसको पढ़ेंगे रेखा यल समांतर रेखा यम। तो इस तरह से जो बेसिक चीज है समांतर रेखा के बारे में हमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आगे जब पढ़ेंगे तो काम में आने वाली हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणों के बारे में। अब कोण पे अगर फोकस करते हैं तो सबसे पहले कोण को ही देख लिया जाए। जैसे अगर एक उभयनिष्ठ बिंदु है और इस उभयनिष्ठ से एक किरण इधर निकल रही है, और इस कोण को पढ़ने के पहले थोड़ा सा किरण और रेखाखंड के बारे में थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं। रेखाखंड किसी रेखा का एक निश्चित भाग, मान के चलिए ये इतना पोर्शन है, इसकी लंबाई यहाँ तक है और रेखा यल है, और उस रेखा के इस और इसके बीच की दूरी हमको चाहिए, इतने पॉइंट हमको चाहिए, इतना ही भाग चाहिए। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, किसी रेखा का एक निश्चित भाग, निश्चित माने वाले यहाँ से हम इसको बाहर कट आउट किए
और ये हुआ इस तरह से बन गया। तो इसको हम समझ सकते हैं किसी भी रेखा का एक निश्चित भाग जो होता है वह रेखाखंड कहलाता है, और रेखाखंड भी सीधा होता है और इसके दो अंत बिंदु होते हैं। अब चाहे तो इस रेखाखंड को इस पॉइंट से इधर नहीं हम बढ़ा सकते हैं, बी से दाहिनी तरफ नहीं बढ़ा सकते, मतलब एक निश्चित हो गया है, इससे न कम हो सकता है न ज्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब इसमें कई पॉइंट निकल के आती है। रेखाखंड के बारे में जल्दी जल्दी से लिख देते हैं कि रेखाखंड सीधा होता है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि इसके दो अंत बिंदु होते हैं, बिंदु होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इस चिन्ह से इसे दर्शाते। अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम इस तरह से लिखें जैसे ए बी एम दिए हैं और इसको हम यहाँ पे लिखें ए बी और इसके ऊपर ए चिन्ह लगाते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे रेखाखंड ए बी। अब आगे और बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, किरण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किरण भी एक रेखा ही जैसी होती है। अब थोड़ा सा अंतर है, जैसे मान के चलिए हम इस तरह से एक रेखा ही खींचते हैं और इस रेखा में देख रहे हैं एक तरफ ये रेखा तो बढ़ रही है लेकिन एक तरफ नहीं बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में इसको किरण कहेंगे या उसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे टॉर्च होती है, और टॉर्च मीन्स होता है एक स्रोत, स्रोत से एक ही दिशा में अनंत तक फैलती है। ये दिमाग में आपको रखना है, स्रोत से एक ही दिशा में अनंत तक फैलती है, एक किरण कहलाती है। और किरण को इस तरह से आप दर्शा सकते हैं, किरण में क्या करता है, किरण एक ही दिशा में अनंत तक विस्तारित होती है, फैलती है। और दूसरा पॉइंट, इसमें एक अंत्य बिंदु होता है, ये सीधी होती है। अब ये पॉइंट देख लीजिए आप, और इसको चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, ये आप चिन्ह बनाते हैं, इस चिन्ह से किरण को दर्शाते हैं। अब देखिए अगर ये इसका अंत बिंदु है और इस अंत बिंदु से इधर नहीं जाता, इस अंत बिंदु से आपका राइट साइड में दाहिने तरफ जहां चाहे तहां तक इसको आप फैला सकते हैं। और अगर इसका नाम इस तरह से दें, यल ही मान ले इसको पूरा, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो पढ़ेंगे इसको किरण यल। तो इस तरह से बेसिक चीजें किरण के बारे में भी हो गई, छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि एक अच्छा से आने वाली क्लासेस के लिए भी बहुत उपयोगी है। अब पढ़ेंगे कोण के बारे में, कोण, एंगल। अब इसमें क्या है कि जैसे एक उभयनिष्ठ बिंदु हम लेते हैं, इस उभयनिष्ठ से एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है। अब एक उभयनिष्ठ बिंदु है, पॉइंट आपका ये है, तो एक ए बी किरण इधर जा रही है और एक ए सी किरण इधर जा रही है। तो देख रहे हैं इन दोनों किरणों के मध्य में इस उभयनिष्ठ पे कुछ न कुछ बनता है, और यह जो बनता है यही आपका कोण कहलाता है। इसी तरह और समझ सकते हैं, जैसे एक उभयनिष्ठ बिंदु है, एक रेखाखंड इधर खींच रहे हैं, एक रेखाखंड इधर खींच रहे हैं, और इसको हम पी क्यू आपका रेखाखंड है, ये पी आर है। तो इसके उभयनिष्ठ बिंदु पे इन दोनों भुजाओं के बीच एक कोण आपका बनता है,
इस तरह से कोण को समझ सकते हैं। अब कोण को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह से कोण को दर्शाया जाता है। अब इसको देखिए कैसे दर्शाया जाता है। मान के लिए इसी कोण के लिए हमको बताना है कैसे लिखना है, तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए कोण ए को हमको यहाँ पे आपको बताना है, तो इसको दो तरह से, ये बीच में होना चाहिए कोण, अगर ये कोण लेना है तो बीच में होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे कोण BAC, कोण BAC। इधर से भी लिख सकते हैं CAB, कोण CAB। मीन्स इसको दो तरह से आप लिख सकते हैं। इसको दो भी तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे Q कोण QPR अथवा RPQ, RPQ। तो इस तरह से विभिन्न तरह के आप एग्जाम्पल लेके कोणों को लिखना सीख सकते हैं। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, 7 के विद्यार्थियों के लिए। और इसके बाद कुछ कोण हैं, छोटे छोटे कोण हैं, उनके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी लेते हैं। जैसे आपका हम लेते हैं पहले न्यून कोण। इसको समझने की जरूरत है। जैसे एक आपकी आधार रेखा है और यहाँ से हम क्या करते हैं, शून्य अंश का कोण हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्टेट में शून्य अंश का हम कोण ले रहे हैं और यहाँ से हम बढ़ना चालू कर रहे हैं और यहाँ से इस तरह से हम सीधे आपका हम बाएं की तरफ लेफ्ट तरफ घूम रहे हैं और यहाँ मान के चलिए ये 90 अंश है, 90 अंश का है और यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। मीन्स ये वाला कोण हम सीधे अब कह सकते हैं न्यून कोण को, कि यह कोण जो होता है ये शून्य अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। कोण की इकाई अंश होती है, जिसको ऊपर हम इस तरह से 0 करके लिखते हैं। ये न्यून कोण हो गया आपका। और 90 अंश का एग्जैक्ट जो कोण बनता है इस तरह से, ये वाला कोण जो होता है 90 अंश का कोण जो होता है ये समकोण होता है। फिर यहां से आप आगे बढ़िए और इस तरह से इसको मिला दीजिए और यहाँ से 90 अंश, ये 90 अंश का हो गया, तो 90 अंश से हम आते आते यहाँ पे रुक जाते हैं। मीन्स 90 अंश से बड़ा एवं 180 अंश से छोटा कोण कौन सा होता है? ये कोण होता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण ये आपका होता है। और एग्जैक्ट जब आपकी ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है, पूरा यहाँ से आपके घूमते 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 ये यहाँ पहुंच जाती है, मीन्स एग्जैक्ट 180 अंश का कोण जो होता है इसको ऋज कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपका यहां से बढ़ने लगता है कोण और यहां से जाकर ब्रेक होता है। मीन्स 180 अंश से बड़ा एवं 360 अंश से छोटा कोण कौन सा होता है? बृहत कोण होता है। इस चीज को याद करना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं बृहत। और एग्जैक्ट जब आपका ये इस तरह से घूमते हुए और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से शुरू वहीं पे पहुँच जाता है, एग्जैक्ट 360 अंश का कोण बनता है। और 360 अंश के कोण को समकोण कोण कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आप कर सकते हैं कि 89 अंश का कोण कौन किस ग्रुप में आता है, 70 अंश का किस ग्रुप में आता है, 135 अंश का किस ग्रुप में आता है, 225 अंश का किस ग्रुप में आता है, 260 अंश किस ग्रुप में आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। 2 अंश का किस ग्रुप में आता है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कौन सा न्यून कोण में आता है, कौन सा अधिक कोण में आता है, कौन सा बृहत कोण में आता है।
तो छोटे छोटे बेसिक चीजें थे, यहाँ से हुई। थोड़ा सा और कोणों के बारे में चर्चा करते हैं। अब आपको बताएंगे आज 2-3 कोण और संगत कोण बताएंगे। संगत कोण आपका एकांतर कोण और अंतः कोण, ये 3 कोण बताएंगे। और बहुत सारे कोण हैं जिसको कंटिन्यू रखेंगे, पहले इन 3 कोणों पे फोकस कर लेते हैं। तो संगत कोण को सबसे पहला समझा जाए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि समांतर रेखा होनी चाहिए, 2 समांतर रेखा एवं एक तिर्यक रेखा। तो जब ये दोनों चीजें होंगी तो इसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन है। इस संगत कोण को डिफाइन करने के लिए 2 समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा का होना जरूरी है। तो इसको इस तरह से हम समझना चाह रहे हैं, जैसे एक हमने रेखा यहाँ खींचा और एक रेखा हमने यहाँ खींचा, और हमने इस रेखा का नाम दे दिया यल, इस रेखा का नाम दे दिया यम। मतलब यहाँ 2 रेखा है, रेखा यल है और समांतर है रेखा यम। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी जो कंडीशन है, एक हमने तिर्यक रेखा खींची और इस तरह से एक तिर्यक रेखा हो गई टी आपकी। टी जो है तिर्यक रेखा है। अब इसको डिफाइन करते हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से आप बता सकते हैं कि जब 2 समांतर रेखा, 2 समांतर माने यल और यम, इन 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा टी, ये तिर्यक रेखा टी जो है इन दोनों रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लीजिए पी और क्यू पे इसको काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के चाहे दाएं तरफ और चाहे तिर्यक रेखा के बाएं तरफ, कटान बिंदु पे जहां पे काट रहे हैं, कटान बिंदु पे एक अंतः क्षेत्र और एक बाह्य क्षेत्र। हमने क्या बताया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर कटान बिंदु पे एक अंतः क्षेत्र और एक बाह्य क्षेत्र में बने कोण जो होते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब समांतर रेखाओं का यह जो अंदर का जगह दिखाई दे रहा है अंतः क्षेत्र है, और समांतर रेखाओं के बाहर जो है बाह्य क्षेत्र कहलाता है। तो ये देखिए बाहर एक बन रहा है कटान बिंदु, एक बाह्य क्षेत्र में बन रहा है और एक अंतः क्षेत्र में बन रहा है। तो इस तरह के बने जो कोण होते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। सपोज दैट ये और ये, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। मान लीजिए इसका 3 लिए, इसका 4 लिए, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 नाम लिए। ठीक है। अब देखिए जल्दी जल्दी परिभाषा अनुसार जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कोण 3 का संगत क्या होगा, तो ये अंतः क्षेत्र तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक अंतः क्षेत्र बन रहा है और ये बाह्य क्षेत्र मीन्स कोण 3 का आपका संगत कोण है कोण 8। फिर देखिए इस पे फोकस करिए, कोण 4 किसका संगत है, एक बाह्य क्षेत्र में बन रहा है तिर्यक रेखा के एक अंतः क्षेत्र में बनेगा, तो अंतः क्षेत्र बन रहा है। इस कंडीशन में कोण 4 बराबर कोण 6 के, इसका संगत है। फिर इस पे फोकस करिए, एक अंतः क्षेत्र में बनना है पक्का है, दूसरा बाह्य क्षेत्र में बनना चाहिए, तो कोण 5 का संगत हो गया कोण 7। इस तरह से आप बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जिसको इसका कहीं ना कहीं काफी यूज होता है, तो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। जब प्रमेय करेंगे और कुछ सवाल करेंगे तो संगत कोण की आवश्यकता पड़ेगी। फिर जल्दी से एक कोण पे और फोकस करते हैं, या थोड़ा सा यहीं पे विराम देंगे और एक इसी पे सवाल ले लेते हैं। और सवाल लेने के साथ ही थोड़ा सा हम शीर्षाभिमुख कोण भी बताते हैं। शीर्षाभिमुख कोण देखिए, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पे जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है उभयनिष्ठ बिंदु है, इसके आमने और सामने के बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर, जैसे कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 2 है। अब कोण 3 लीजिए, ये 4, तो कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण 4 है और कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 2 है। इसके सामने क्या है,
एक चीज विशेष ध्यान देनी है कि देखिए ये भी तो आमने सामने के कोण है, ये भी तो आमने सामने के कोण है, लेकिन इस प्रकार के कोण जो होंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे। कारण है कि इनके उभयनिष्ठ भुजा नहीं होनी चाहिए कोणों के बीच में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर इस पॉइंट ओ लें तो यहाँ पे इधर पॉइंट ए लें तो ये देख रहे हैं ओ ए जो है ये जो किरण है इसमें उभयनिष्ठ है, इस कोण में उभयनिष्ठ है दोनों। तो इस चीज का ध्यान देना है हमेशा कि उभयनिष्ठ इसमें भुजा नहीं होनी चाहिए और शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो विद्यार्थियों कल के डेट में, कल की क्लास में हम आपको अंतः कोण और आपका और बहुत सारे कोण हैं इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देंगे। अंतः कोण है, एकांतर कोण है, जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।